जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो सूत्र पता चल गया है जिस सूत्र को सॉल्व करने से मोदी जी सत्ता से हट सकते हैं। अच्छा, ये बात करने से पहले मैं जरा बीजेपी और मोदी जी के बीच में भिन्नता करना चाहता हूं। मोदी जी सत्ता से हट सकते हैं और बहुत जल्दी सत्ता से हट सकते हैं। देखिए, हम लोग मैनेजमेंट में एक एनालिसिस करते हैं, प्रबंधन में, और जो जाने अनजाने हर आदमी करता है वो करता है कि जब भी कोई निर्णय लेता है तो ये सोचता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, और ये भी देखता है कि जिसके विरुद्ध वो खड़े होने वाला है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। भाई, आपको अपनी स्ट्रेंथ का आइडिया है, दूसरे की स्ट्रेंथ का आइडिया तो नहीं। आप जीतेंगे तब जबकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वीकनेस को आप कम करेंगे अपनी रणनीति से। जैसे कहते हैं कि अगर मैच खेल रहे हैं आप टेबल टेनिस का या बैडमिंटन का, तो आप दो कारणों से जीत सकते हैं। एक ये कि आप बेहतर खेलें या आपका विपक्षी खराब खेले। तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इस बात करने से पहले, इसको विस्तृत रूप से डिस्कस करने से पहले, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि पहले ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में कैसे आई और मोदी जी उसमें कैसे प्रधानमंत्री बने, और धीरे धीरे उन्होंने अमित शाह को भी नंबर 2 का मिनिस्टर बना के और गृह मंत्रालय दे के पूरे मंत्रालय में और पूरे भारतीय जनता पार्टी में कब्जा कर लिए। हुआ कैसे? क्योंकि ये देखिए 2004 में नहीं हो पाया था, जबकि सबका मानना था और उन लोगों का भी मानना था जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का हटना बहुत मुश्किल है और अटल जी जीत जाएंगे। इसीलिए अटल जी ने इलेक्शन को प्रीपोन किया था, इलेक्शन को पहले कराया था। उनको ये आशा थी कि उन्हें हराना न बिल्कुल मुश्किल है। और लेकिन जब इलेक्शन हुआ और सोनिया गांधी ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया, कांग्रेस की सीटें बढ़ी और एक सरकार बनी यूपीए की 2004 में, जो 2009 तक ही न केवल रही बल्कि 2009 से 2014 तक भी रही। उसका जो मेरा विश्लेषण है, जो कहता है कि अटल जी क्यों हारे और कांग्रेस क्यों जीती 2004 में, उसका जो मुख्य कारण था वो 2002 के दंगे थे। 2002 के दंगे और ये कहना कि इंडिया इज शाइनिंग। लोगों ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति है कि लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं इंडिया इज शाइनिंग। तो अगर आप बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर देते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांड को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी वो बूमरैंग करता है और आप ही को चोट पहुंचा देता है। वही 2004 के चुनाव में हुआ। और इसीलिए अटल जी ने कहा था मोदी जी से कि राजधर्म का पालन करो, क्योंकि उन लोग था पुराने राजनीतिज्ञ थे, उन्हें लगता था कि ये जो किया है, गुजरात के अंदर हुआ है, इसका बदला तो होगा। और सारा जो वोट उससे व्यथित था, जिसमें मुसलमान भी था, हिंदू भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, वो इतना ज्यादा व्यथित था गुजरात की घटनाओं से। जैसे ट्रेन के अंदर आग लगी, उसके बाद जो शव थे उनको घुमाया गया और उसको एडवर्टाइज किया गया, उत्तेजनाएं बढ़ाई गई और उसके बाद कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया। गुजरात के अंदर तो उसका फायदा हुआ, लेकिन पूरे देश के अंदर उसका नुकसान हुआ और 2004 में अटल जी हार गए। अच्छा, अब ये 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस की और यूपीए की सरकार रही, तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी जो आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की है, पैसे के मामले। जैसे आज कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, भाई कांग्रेस के पास राज्य सरकारें भी नहीं है, जो थी उन्हें भी चुनाव आयोग की मदद से या दल बदल की मदद से या राज्यपाल की मदद से गिरा दिया गया। तो अगर आपकी राज्य में भी सरकार नहीं है और आपकी केंद्र में भी सरकार नहीं है, तो धन के स्रोत कहां से आएंगे? फिर जो चुनावी बॉन्ड और पीएम केयर फंड और सारी चीजें करके कि इधर ठेका लो उधर पैसा दो, वैक्सीन बनाओ हमें ठोको और पैसा दो। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय ले लिया कि ये जो चुनावी बॉन्ड था ये गैर कानूनी है। और पीएम केयर फंड में भी जो लोगों ने पैसा दिया था, ये सोच के दिया था कि ये एक सरकारी फंड होगा
लेकिन बाद में पता चला प्राइवेट फंड था और मोदी जी का फंड था, उसमें भी कितने ठेके दे के पैसे लिए गए ये जांच हो तो पता चले। लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा भरपूर है, कांग्रेस के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास हर शहर के अंदर एक 5 स्टार ऑफिस है, आरएसएस का मुख्यालय भव्य है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय भव्य है। उनके अब नेता जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जो पहले साइकिल और स्कूटर से चलते थे अब वो 25-25, 50-50 लाख की गाड़ियों चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। लेकिन 2014 में ये स्थिति नहीं थी। 2014 में कांग्रेस के पास पैसा था और भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं था तो गुजरात लॉबी ने एक रणनीति बनाई। उस रणनीति में उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों से संपर्क साधा और विनोद राय जैसे लोगों से संबंध साधा। अन्ना हजारे को इंपोर्ट किया गया मुंबई से और एक आंदोलन चलाया और भ्रष्टाचार का आंदोलन चलाया, जिसकी पूरी फंडिंग पूंजीपतियों ने की। अच्छा, क्योंकि ये फंड कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था, ये कौन प्रोक्योर करा रहा था, ये सारे के सारे फंड गुजरात लॉबी करा रही थी। गुजरात के पूंजीपति और गुजरात के राजनीतिज्ञ, इन्होंने पैसा पूरा क्योंकि अरेंज किया था, इसलिए पार्टी के अंदर वो पार्टी जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, अचानक इतना पैसा आया। फिर सीएजी ने रिपोर्ट लगाई कि साहब बहुत बड़ा 1,76,000 करोड़ का कांड हो गया जो आज तक प्रूव नहीं हुआ। वो साहब को नए नए पद मिलते रहे। अन्ना हजारे का आंदोलन चला, उसके बाद अन्ना हजारे 2014 के बाद गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। अब उन्हें न लोकपाल नजर आता है, न कोई बेईमानी नजर आती है, न किसानों पे कुछ नहीं नजर आता। लेकिन वो एक षड्यंत्र था। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के पास तो पैसा ही पैसा हुआ और अपोजिशन बिल्कुल पैसे का। अच्छा, इसके अलावा दाल में तड़का, ईडी, सीबीआई, जो भी पूंजीपति या जो भी राजनेता कांग्रेस के लिए काम करे उसे दबाव डालो और उसको अपनी तरफ मिला लो। किसी को राज्यसभा दे दो, किसी को गवर्नर बना दो, जजों को खरीद लो। अब जैसे वो गंगोपाध्याय साहब थे, वेस्ट बंगाल के जो हाईकोर्ट के जज थे, रिजाइन किया, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े और एमपी बन गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्णय दिया, राज्यसभा चले गए। अशोक चौहान साहब राज्यसभा चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद मंत्री बन गए। मतलब सबको पद दिया और उसके बाद उनकी निष्ठा खरीद के ये शो करने का प्रयास किया कि कांग्रेस बहुत, और कांग्रेस कमजोर आर्थिक रूप से तो हो ही गई थी। और जब देखा कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है तो एक नैरेटिव क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी हो गई। तो या तो पैसे से बिको या पद लो और नहीं तो जीप पलट जाएगी। यह रणनीति अपनाई गई। तो आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है, उनकी ताकतें क्या क्या है। देखिए, पहली ताकत है उनका पैसा है, भीषण पैसा है, अडानी का पैसा है। और इतना ज्यादा पैसा है और उस पैसे को उपलब्ध कराने के लिए अडानी जी को रेल दे दी गई, बंदरगाह दे दिए गए, पावर स्टेशन दे दिए गए, कोयले की खदानें दे दी गई। मैंने सारी चीजें, ऑस्ट्रेलिया जाके कोयले की खदानों का कॉन्ट्रैक्ट करा दिया गया, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, केन्या में, हर जगह अडानी अडानी अडानी, इजराइल में। तो अडानी जी का पैसा अचानक 50,000 करोड़ से बढ़ के 50 लाख करोड़ हो गया, 20 लाख करोड़ हो गया पैसा। और उस पैसे का अब ये एक और प्रश्न हुआ कि ये पैसा गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर, ये पैसा राजनीतिज्ञों का है या वास्तविक में गौतम अडानी जी का। एक ताकत तो भारतीय जनता पार्टी की सिद्ध हो गई, उनका पैसा अपरंपार है और अपोजिशन पार्टी के पास नहीं है। और होता भी तो इनकम टैक्स उसको फ्रीज करा देती है और उनके पैसे को रोक देती है, जिससे वो चुनाव लड़ ही ना सके। तो एक ताकत तो है जिसका मुकाबला करना इंडिया गठबंधन के लिए संभव नहीं है, वो है पैसा। दूसरा है प्रशासन। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया कि जो स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट है अपोजिशन की, जैसे मान लीजिए बिहार के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, इनको अगर इनके अपोजिशन पर रहेंगे तो इनके पैसे के कुछ तो स्रोत होंगे। एक एक करके उन्होंने दल बदल करा के सरकारों को गिराने का प्रयास किया और महाराष्ट्र के अंदर आप जानते हैं गिरा दिया। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार करके उन्होंने गिरा दिया। एक बड़ा पैसे का स्रोत जो था हिंदुस्तान का, वो मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में आ गया, पुलिस हाथ में आ गई। और पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा अगर आपके पास हो तो इसका माने
वंचित कर दो, अपने विरोधी को इतना ज्यादा निरीह बना दो कि उन्हें ना पैसा हो ना ताकत हो, और फिर चुनाव आयोग और उसके बाद पुलिस और फिर एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा जैसे इलेक्शंस के अंदर पुलिस वालों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बंदूकें दिखा के लोगों को वोट डालने से रोका। खैर, प्रशासन आ गया। इसके बाद न्यायालय को कैसे प्रभावित किया? तो मानी बात है, ये तो बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी सिटिंग जज जो टीएमसी के खिलाफ निर्णय लेता रहा और अचानक पार्लियामेंट चला गया और सबको पद मिला, जो भी गया। अब जैसे प्रवक्ता थे बहुत सारे कांग्रेस के बड़े फेमस, 20-15 साल से कांग्रेस के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे। एक गौरव वल्लभ साहब थे, एक राधिका खेड़ा जी थी, एक रोहन गुप्ता जी थे। अब चलिए, गौरव वल्लभ साहब को तो फल मिल गया, उनको तो फायदा हो गया। बाकी अब प्रवक्ता जो कांग्रेस से गए थे वो कुड़कुड़ा रहे, भाई गौरव वल्लभ को तो मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। अब गौरव वल्लभ 2 इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस के टिकट पे, एक झारखंड से लड़े थे, गुजरात से लड़े थे, दोनों में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन प्रवक्ता होना और टीवी में आने का मतलब नहीं क्या बड़े नेता हो गए। लेकिन चलिए, प्रबुद्ध आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन उन्हें दोनों इलेक्शन कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े मुखर और संबित पात्रा को रगड़ने वाले प्रवक्ता थे, और वो अचानक बीजेपी में चले गए। जल्दी उनको फल मिल गया। अब वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रधानमंत्री की, उसके मेंबर बन गए, तो उनकी तो पदोन्नति हो गई। बाकी रोहन गुप्ता और राधिका खेड़ा जो है वो केवल टेलीविजन में प्रवक्ता बन के कुड़कुड़ाती हैं कि गौरव वल्लभ को मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। चलिए, तो इससे एक माहौल ऐसा बना कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी इतना अट्रैक्टिव पार्टी है कि देखिए, कांग्रेस के 15 गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, सुनील जाखड़ जैसे लोग, अशोक चौहान जैसे लोग, ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो देयर इज सम अट्रैक्शन। और इसका माने हेमंत विश्व शर्मा कहानी बना दी उन्होंने कि साहब राहुल गांधी ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया, मुझे नहीं खिलाया। अरे कुत्ते का बिस्किट था तो आपको कैसे खिला देते। लेकिन चलिए, इसका माने एक्सोडस हुआ, तो एक गलतफहमी मार्केट के अंदर फैली। तो ये स्ट्रेंथ तो है और ये वीकनेस है कांग्रेस की, अपोजिशन की, उसके बाद ये सब नहीं है। अच्छा, इसके बाद चुनाव आयोग के मामले उठे। ये पता चला कि जितने एलिजिबल वोटर्स हैं उसके ज्यादा वोट पड़ गए महाराष्ट्र के अंदर, और 30-35 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, कहाँ हरियाणा जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कहाँ जहाँ जाते हैं। और ये अब ये चीज राहुल गांधी ने इसको इशू बना लिया। ये भी पता चला कि साहब जो वोटिंग होती है अगर 62% होती है 5 बजे तक, तो 68% हो जाती है, जबकि बूथ के अंदर लाइन लगी हुई नहीं दिखाई पड़ती है। तो सीसीटीवी फुटेज का भी नियम बदल दिया गया, वो भी नहीं दिखाया जाएगा जनता को। इसका मतलब यह है कि हर तरह से चुनाव आयोग ने सहयोग करते हुए भारतीय, अब चुनाव आयोग अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, एम्पायरी उनके साथ हो, तो आप कैसे जीत सकते हैं। एक वीकनेस ही है। अब इसका भी मुकाबला करना मेरे ख्याल से तो अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसके बाद अब बिहार के अंदर ये हो गया कि बिहार के अंदर तो भाई पीडीए बड़ा मजबूत है, ओबीसी समाज और मंडल कमंडल के खिलाफ बहुत ज्यादा मजबूत है। वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। अच्छा, मोदी जी कई बार वहां गए, उनको रिसेप्शन भी नहीं मिला। लोगों ने सड़कों के खिलाफ उनके, अच्छा पहले भी बहुत सारे मोदी जी ने वहां वादे किए थे, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, मिला कुछ नहीं। तो सब लोग ये कहने लगे भैया वादा तो कर जाते हो, देते कुछ नहीं हो। अच्छा, उसके बाद ये दिल्ली के अंदर जब रेखा गुप्ता आई पिछले 3 महीने से, उन्होंने जैसे यहाँ तोड़ने मकान शुरू किए, उसमें ज्यादातर जो मकान टूटे वो बिहार वालों के हैं। अच्छा, वो बिहार वालों को फोन करके बता रहे हैं कि साहब हमारे मकान तोड़ दिए, तो बिहार में अगर इनको चुन लिया तो ये भी तुम्हारे भी झुग्गी झोपड़ी और जो मकान तुमने बना रखे हैं और 20-20, 25-25 साल से रहे हो वो भी टूट जाएंगे। अब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो इलेक्शन हम 10-20-50 लाख वोट बढ़ा घटा के कर नहीं पाएंगे, और बिहारी लोग प्रबुद्ध वैसे ही होते हैं। तो उन्होंने वहां पे एक नई प्रक्रिया बना दी कि 1 महीने के अंदर जो है हम 30% लोगों को बाहर कर देंगे, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो दलित हैं और मुसलमान है। वो मानी बात है, वही वोट बैंक है अपोजिशन का, आरजेडी का और कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का। और जो कॉलोनीज में और सोसाइटीज में रहने वाले लोग हैं उनको वोट डालने को मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी लोग हैं। उन्हें बड़ी बड़ी सड़कें मिल रही हैं, हवाई जहाज मिल रहे हैं, हवाई अड्डे मिल रहे हैं, उनके पास पैसा है, उनको क्या परेशानी। परेशानी तो गरीब को है। वहां ये इन्होंने चाल चल दी। अब यहाँ भी अपोजिशन इनका, तो मैंने कैसे कहा कि सूत्र मिल गया है, उस सूत्र से भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को हराया जा सकता है। मोदी जी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आज की तारीख में सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है। वो शक्ति है अडानी, क्योंकि पैसा तभी तक है जब तक अडानी जी का है मामला। अब अडानी जी धीरे धीरे हर जगह घिरते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर फसावट हुई,
श्रीलंका के अंदर हुई, केन्या के अंदर हुई, अब इजराइल के अंदर हुई। जो इजराइल हवा पोर्ट उन्हें दिया गया था और 75% उसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो अडानी जी का था, ईरान ने उसी को ठोक दिया, उसी को तोड़ता दिया। उसे 5,000 करोड़ जो लगा है वो हमारा आपका तो कम लगा, वो LIC का ज्यादा लगा है। तो 5,000 करोड़ LIC के डूबेंगे तो मानी बात है हमारे आपके भी डूबेंगे। तो अडानी जी अब इतने बड़े खतरे में पड़ गए। अच्छा, इसके बाद एक और नई समस्या अडानी जी के लिए बहुत बड़ी पैदा हो गई कि अडानी जी के लिए जीवन मौत का सवाल आ गया। तो आपने देखा कि अमेरिका के अंदर SEC ने और FBI ने एक ऐसा केस पकड़ा जिसमें अडानी जी के एसोसिएट्स ने अडानी जी के एक प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर भारत के अंदर बिजली का उत्पादन होना था, सौर उत्पादन होना था, उसके लिए अमेरिकन से पैसा उठाया और उसके अंदर उन्होंने वहां भी दिखाने के लिए प्रोजेक्ट वाइबल है और इससे पैसा कमाया जा सकता है, भारत की कंपनियों के अधिकारियों को घूस देकर जो बिजली का एग्रीमेंट कराया उसे बढ़ा चढ़ा के किया। और ये अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FBI ने और SEC जो सेबी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसने पकड़ लिया, कोर्ट में ले गए और कोर्ट में केस चल रहा। अब सम्मन इशू हो गए अडानी जी के लिए। अच्छा, ये सम्मन इशू हो गए 5 महीने पहले। मानी बात है, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, थोड़ा भी जिन्हें कानून का ज्ञान है, कि सम्मन इशू करना अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया है तो अथॉरिटीज का कर्तव्य है कि वो उसे सर्व करे। तो अगर कोर्ट कह दे कि सम्मन फलाने को इशू करके आओ तो 24 घंटे के अंदर वो चस्पा भी कर देते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं और जाके अगर मना करता है तो भी कोर्ट को जाके बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिकन कोर्ट ने सम्मन इशू किया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला कि सीधे तो अडानी जी को सर्व कर नहीं सकती अमेरिकन गवर्नमेंट, उससे तो भारत सरकार से ही निवेदन करना होगा। तो भारत सरकार से उन्होंने निवेदन किया और भारत सरकार ने उसको 5 महीने हो गए सर्व नहीं किया गौतम अडानी। उन्हें गौतम अडानी का ही पता नहीं चला, जबकि गौतम अडानी हर जगह मोदी जी के साथ और उनके घर, मतलब ही इज एवरीवेयर। लेकिन अडानी, अब ये प्रश्न और उठ गया, वहां जाके FBI और SEC ने अमेरिकन कोर्ट में रिपोर्ट कर दिया कि साहब भारतीय सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो अडानी जी को सम्मन ही नहीं इशू कर रही। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, जुलाई का टाइम देते हैं। अब एक तलवार वो लटक रही है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस जो स्थिति है, अडानी जी जो फंसे हुए हैं, बाकी जगह चलिए, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, केन्या है, इजराइल है, उसको तो छोड़ दें, अमेरिका का मामला तो जेल जाने वाली स्थिति है। अब इसमें अडानी जी को कैसे बचाएं मोदी जी, क्योंकि अडानी जी को नहीं बचाएंगे तो पैसे का स्रोत बंद हो जाएगा। अगर अडानी जी पे कोई एक्शन अमेरिकन कोर्ट ने ले लिया तो मोदी जी का तो गद्दी में रहना 5 दिन मुश्किल है। उसके बाद क्योंकि वही स्रोत है और वही, मतलब इमेज एक तरह से टकरा गई, आपस में मर्ज हो गई है अडानी जी और मोदी जी की, कि मोदी जी इज अडानी है ना, जैसे इंदिरा जी के लिए कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वैसे हो गया मोदी इज अडानी और अडानी इज मोदी। अच्छा, एक बहुत बड़ी शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की, वो है, अब वो हेमंत अत्री साहब हैं जो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक नाम दिया है, हम लोग गोदी मीडिया कहते थे, उन्होंने अब कह दिया है उसको लश्कर नोएडा। जैसे लश्कर तौयबा एक पाकिस्तान की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, उसको कहते हैं लश्कर नोएडा। ये हेमंत अत्री साहब ने कहा और वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करती है, झूठ फैलाना, पत्रकारों को बेइज्जत करना, जो उनके खिलाफ बोले, वहां चाटुकारिता करना, झूठी मोटी बातें फैलाना, पाकिस्तान में जाके लाहौर और रावलपिंडी में कैप्चर कर लेना, पता नहीं कोई कोई जो भी, लेकिन बाद में चाहे कोर्ट जो है उसे ऑर्डर कर दे। अब कश्मीर के अंदर एक बेचारा जो टीचर जिसके ऊपर वहां पे अटैक के अंदर वो मारा गया, उसको टेररिस्ट बता दिया जी वालों ने। अब जी वालों को भी कोर्ट ने दे दिया और न्यूज 18 पे भी ठोक दिया दंड। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है, कि लश्कर नोएडा है ये। अब सवाल ये है कि अगर जो देश के अंदर जो परिस्थिति है, चुनाव आयोग, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट, सब कुछ मिला के अपोजिशन यहां तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब कुछ होगा तो वो सूत्र जो है जिसमें अडानी जी और जानबूझ के फंसते चले जा रहे हैं और मोदी जी उनको बचाने की कोशिश करते हुए भी नहीं बचा पा रहे हैं, और जिसको अगर डोनाल्ड ट्रंप भी चाहें तो नहीं बचा पाएंगे, इसलिए कि उसका फायदा तो उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत से सारे अनुकूल के अपना वो एग्रीमेंट करा रहे हैं, अपने जो देश से भेजी जाने वाली, अमेरिका से भेजी जाने वाली चीजें इंडिया में है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम करा रहे हैं।
और हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि अडानी जी फंसे हुए हैं। लेकिन वो भी कब तक बचाएंगे, ये इशू है। अच्छा, इधर अगर जो एक नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर अपने वोटर्स के लिए मोदी जी ने बनाया था, ऑपरेशन सिंदूर वाला और पहलगांव वाला, तो ये प्रश्न तो चलिए पीछे चला गया कि पहलगांव के अंदर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। लेकिन जब अमेरिका में मुनीर को बुला के लंच कराया और ये कहा आई लव पाकिस्तान, तो अमेरिका ने एक डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि आपका जो पहलगांव के अंदर आपका जो नैरेटिव है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके बाद एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के लोन दिला के उन्होंने एक तरह से भारत की इधर से पल्ला झाड़ लिया। चीन पाकिस्तान के लिए खुला हुआ खड़ा हुआ है। अभी जो वहां पे मीटिंग हुई उसके अंदर भी आपने देखा, एससीओ की मीटिंग हुई, उसमें भी भारत अलग थलग पड़ गया और पाकिस्तान, चीन ने जो चाहा रिजोल्यूशन का, पहलगांव के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। बाकी आपने देखा कि हमारे साथ कोई, तो मोदी जी की विदेश नीति उन्हें शशि थरूर साहब को भेजना पड़ रहा है। और शशि थरूर साहब एमपी हैं कांग्रेस के और जयशंकर साहब हैं मिनिस्टर, लेकिन जयशंकर साहब हिंदुस्तान बैठे हैं और शशि थरूर साहब मस्ती से स्कॉच पी रहे हैं और गाना गा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी जी को हटाने का जो सूत्र है आज की तारीख में, जो मुझे लगता है सारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का अध्ययन करने के बाद, वो सूत्र केवल एक है जिसका डोनाल्ड ट्रंप जब तक बचा पाएंगे वो भारत को चूसेंगे, निचोड़ेंगे, अमेरिका का फायदा कराएंगे। लेकिन जिस दिन कोर्ट जो केस ऐसा है, इतना फुल प्रूफ है, क्योंकि अमेरिका के अंदर असल में जो कोर्ट एक्ट करते हैं वो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने एफआईआर लिख ली और अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट हो गया। वो पूरी जांच करते हैं, उसे प्रूव करना पड़ता है। जब कोर्ट मुतमईन हो जाता है कि हाँ जो केस है वो जेन्युइन है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके बाद वो सम्मन इशू करता है। वो सम्मन सर्व हो नहीं रहे, एक प्रश्न, जैसे आप देखिए ना, चोर को पकड़िए और चोर भागने लगे और उसके बाद उसको पकड़ लिया जाए, पूछे कि नहीं साहब मैं तो डर के भाग रहा था। इसका माने अगर आप चोरी करके और नहीं भी चोरी करके भाग रहे हैं तो ये आपको एक्सप्लेन, एक आपके और एक कानून लग जाएगा कि साहब आप भाग क्यों रहे थे, अगर आप निर्दोष थे तो भागे। तो अगर अडानी जी को सम्मन इशू 5 महीने में नहीं हो पा रहा है, इसका माने somebody is trying to save somebody। तो ये अडानी जी जो हैं, जो तोते हैं, ये मेरे ख्याल से ट्रंप की गर्दन, इनके गर्दन ट्रंप के हाथ में आ गई है। अब वहीं से मोदी जी का पराभव शुरू होगा और उसके बाद आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में कैसा विभाजन होगा और मोदी, अमित शाह और अडानी और बाकी जो समर्थक हैं और ये जो लश्कर है नोएडा है, इसका क्या हाल होगा वो देखने में आनंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।